चवाटी, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो भैया कैसे हो आप सभी लोग? जल्दी से पहले तो ये बताओ क्या हाल चाल है आपके, फिर तो हम क्लास को स्टार्ट कर लेंगे। ओके भाई, सिया, आलोक, पवन, शिवांगी, साइबा, अंशिका, संजय, सुप्रिया, ओके, कुमारी, पायल, हेलो 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 बेटा, कैसे हो भाई आप लोग? हेलो बेटा जी, हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो भाई आप सभी? चलिए आप लोग पहले तो हमें ये बताएंगे कि क्या हाल चाल है, और मेरी आवाज आप लोगों को अच्छे से आ रही है? हेलो बेटा, हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग। अच्छा, पढ़ाई कैसी चल रही है? सबसे पहले ये बताओ, हिंदी की, मैं पहले तो हिंदी की बात करूंगी, है ना, क्योंकि हिंदी के अलावा मुझे और बात करने के लिए फुर्सत ही नहीं है। अच्छा हाँ, आप लोगों ने एक सवाल करा था कि मैम संस्कृत वाली क्लास, तो आप लोगों को पता चल गई होगी संस्कृत की क्लास स्टार्ट होने जा रही है आपकी। संस्कृत मतलब हिंदी, अनिवार्य संस्कृत वाली हिंदी जो है वो आपको एज ए रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस मिल जाएंगी। आपको वो मौकिम सर कराएंगे, ठीक है, और वो क्लासेस आपको जल्द से जल्द मे बी स्टार्ट हो चुकी होंगी या हो जाएंगी, ठीक है। सो थोड़ा सा आप लोगों ने इतना धैर्य रखा है तो थोड़ा सा और रख लेना, जल्द से जल्द वो भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, मस्त, आप लोग अच्छे हैं। चलिए तो सेशन को अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी का चैप्टर पंचवटी। किस किस के स्कूल में ये चैप्टर हो चुका है, और कितने बच्चों को पता है कि पंचवटी क्या है, ये इसका मतलब क्या है? कोई बताएगा मुझे? ओके, जल्दी से बताएं। हम्म, बेटा आपके बैच में ही क्लास होगी, कहीं और नहीं होगी, आपके बैच में ही क्लास होगी, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ। ओके, हाँ तो एक दो दिन में स्टार्ट हो जाएगा बेटा, अगर नहीं हुआ है तो स्टार्ट हो जाएगा, ओके। चलो, अच्छा नहीं हुआ, स्कूल में नहीं हुआ है, ठीक है, चलिए ठीक है। नहीं पता, नहीं हुआ तो अभी हम जान लेते हैं। आपको पता है जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास हुआ था तो वो जिस जगह जाकर बसे थे उस जगह का नाम क्या था? उस जगह का नाम था पंचवटी, ठीक है। पंचवटी ऐसी जगह है जो फूलों और एक बहुत सुंदर सा वन है, ठीक है, एकदम शांत सा एकांत सा वन है जहां पर चारों तरफ हरियाली है ना, और मतलब छोटे छोटे तालाब है, झरने हैं, पक्षियाँ हैं, और जैसे वन में जो जानवर रहते हैं, जंगल में जो जानवर रहते हैं वो भी हैं, ठीक है। तो वहां पर वो जाकर बसते हैं और वहां की सुंदरता का वर्णन, और यहाँ पर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माँ सीता, मतलब आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास हुआ था तो वह अकेले नहीं गए थे। वनवास का मतलब होता है वो उन्हें अब वन में वास करना होगा, तो वो जब वनवास जाते हैं तो वहां पर केवल उन्हीं को वनवास नहीं हुआ था, उनके साथ साथ, मतलब हुआ तो उन्हीं को था पर वो अकेले नहीं गए थे, उनकी पत्नी और उनके भाई भी साथ में गए थे। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी की भी बात आएगी, यहाँ पर सीता जी की भी बात आएगी, यहाँ पर श्री राम जी की बात भी आएगी, और पंचवटी में क्या क्या घटा उसके बारे में भी बात आएगी, ठीक है। तो चलिए कहानी, मतलब अपनी जो कविता है उसको स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल कविता है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ आप अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको आसान लगेगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कवि परिचय करेंगे, यानी मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय जानेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पंचवटी यानी पाठ की व्याख्या करेंगे, ठीक है। फिर पंचवटी पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न और उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर जो है वो हम देख लेंगे। अच्छा, अब अगर हम बात करें यहाँ पर बेटा, तो मैथिली शरण गुप्त जी का जो जन्म है वो सन 1886 में हुआ था। कब हुआ था बेटा इनका जन्म? 1886 में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, मैथिली शरण गुप्त जी को क्या कहा जाता है, कोई मुझे बताएगा बेटा? राष्ट्र से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा उन्हें कुछ कहा जाता है क्या? एक बार आप लोग मुझे बताएंगे। हम्म, बताओ।
पता है किसी को भी? नहीं पता? चलिए मैं बताती हूँ। इन्हें बेटा राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। अच्छा, ये राष्ट्रवादी कवि की जो संज्ञा है वो इन्हें किसने दी थी, आपको पता है? राष्ट्रवादी कवि की जो संज्ञा है, जो इनका नाम दिया था, वो किसने दिया था इन्हें? तो इन्हें ये नाम डॉक्टर नागेंद्र ने दिया था। किसने दिया था बेटा? डॉक्टर डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, चलिए। तो इनका जन्म स्थान की अगर हम बात करें तो चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले थे। और पिताजी का नाम इनके सेठ रामचरण गुप्त था। मृत्यु इनकी 1964 में हो गई थी। यानी कब हुआ था इनका जन्म? भाई 1886 में इनका जन्म हुआ था और 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और मैं बताऊंगी, जैसे कि मैंने 10th क्लास में भी बच्चों से पूछा था, ऑब्वियसली आप लोगों के 9th क्लास में भी यही चीज होगी। आप लोगों से अगर मैं बुक का नाम पूछूं कि आपकी बुक का क्या नाम है, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे अलग अलग पब्लिकेशंस के नाम लेंगे। जैसे कोई बोलेगा कि मेरी राजीव बुक है, कोई बोलेगा विद्या है, कोई बोलेगा चित्रा है, कोई बोलेगा अरिहंत है। मतलब अलग अलग पब्लिकेशंस के नाम लोगे आप लोग, है ना? और जैसा कि अधिकतर जो ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो राजीव पब्लिकेशंस की बात करते हैं, बट ऐसा नहीं है, अलग अलग। अगर हम बात करें, देखो स्कूल्स का क्या होता है, स्कूल के अंदर आपको पता है यूपी बहुत बड़ा है, और यूपी के अंदर जितने भी गांव आते हैं, गांव के अंदर या जिला आता है, उसके जो स्कूल्स होते हैं वो हिंदी के लिए अपनी लोकल जो भी वेंडर्स होते हैं उनसे क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। तो आपकी जो बुक्स होती हैं, ठीक है, वो आपके लोकल प्रकाशन के द्वारा आती है। जैसे आपने बोला राजीव प्रकाशन, इस तरह से। तो चैप्टर्स होते हैं ये, लेकिन इनको अलग अलग राइटर्स यानी अलग अलग प्रकाशंस के द्वारा आपके सामने रखा जाता है। तो कई बार क्या होता है, जैसे मैं अगर आपको विद्या की बात बताऊं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर विद्या से पढ़ाई करते होंगे। विद्या आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके अंदर कई जगह पर पुरानी डेट्स को ले लिया जाता है, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ हमारी हिंदी के अंदर हिंदी निर्देशालय नियम मतलब उसके बदलती है, मतलब उसके डेट्स बदलती है, कुछ चीजें बदलती है, तो वो उसी को फॉलो करता है। पहली चीज, कई जगह पर मिस प्रिंट है, कई जगह पर गलती है, और कई जगह पर इसी वजह से बहुत सारे बच्चे आकर कहते हैं कि मैम मेरी मेरे बुक में तो ये डेट दी है, मेरे बुक में तो ये डेट दी है। और फिर जैसे राजीव बुक वाले अलग कहते हैं, कोई अलग कहता है, तो उसका कारण भी यही है। ठीक है बेटा जी। तो मैं आपसे बार बार एक ही चीज कहती हूँ कि मैं उत्तर माध्यमिक बोर्ड की जो परीक्षा होती है उसके अकॉर्डिंग आपको डेट्स कराती हूँ। सो जो आपकी बुक है मैं उसकी डेट को लेकर चलती हूँ, पर अगर किसी से मिसप्रिंट होता है, ठीक है, मान लीजिए कोई कहता है कि मैम मेरी बुक में तो ये दिया है, मेरे बुक में ये दिया है, तो आप अपने जैसे आप ग्रुप में ही पूछ लिया कीजिए, है ना? ग्रुप में पूछ लिया करो कि भाई मेरे बुक में ये भी दिया है क्या, यही डेट है ना? तो वो बता देगा कि नहीं मैम वाला ठीक है। तो इससे तुम समझ जाओगे कि फिर तुम्हारे ही बुक में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। क्लियर है बेटा? तो डेट्स को लेकर आप इस तरह से, और मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहा करो, कभी कभार मतलब मैं 0.1 चांसेस कह सकती हूँ, कभी ऐसा हो सकता है कि वो मिसप्रिंट होकर यहाँ पर आ जाए, अदरवाइज मैं कई बार उसको चेक करती हूँ और डेट्स बिल्कुल उत्तर माध्यमिक बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखती हूँ। ठीक है, तो आप उसी डेट को याद किया कीजिए। बाकी आप कहेंगे कि मैम हमें स्कूल में पेपर देना है तो हम क्या करें, फिर आपको ऐसा लगता है तो आप अपनी जो आपके टीचर सही बता रहे हैं फिर आप उसको लिख दीजिए। मैं इसको ये नहीं कहूंगी, लेकिन अगर आप बोर्ड की परीक्षा देने जाएंगे तो मैं जो आपको डेट्स बताऊंगी वही डेट आपको लिखना है। ठीक है, चलिए। भाषा इनकी खड़ी बोली है, उपाधि इनको राष्ट्र कवि की मिली है साकेत। अब इनकी रचनाएं याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा जी, ध्यान से देखिएगा। हाँ, आस्था बिल्कुल सही बात कही है, यही बात तो मुझे यूपी बोर्ड वालों से पूछनी है। पता है हिंदी को एनसीईआरटी नहीं कर सकते, पता है क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हिंदी का दायित्व यूपी बोर्ड पर है। मतलब कहा जाता है कि यूपी ने ही हिंदी को बचा के रखा हुआ है। यूपी ने, एमपी ने, राजस्थान ने, हिमाचल प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, इन्होंने ही सिर्फ हिंदी को बचा कर रखा हुआ है। तो हमारी जो लोकल हिंदी होती है वो शब्दावली और वो चैप्टर्स हमारे बुक में जोड़े जाते हैं। ये बाकी में नहीं जोड़ सकते। आपको पता है एनसीईआरटी का सिलेबस बहुत ही छोटा होता है। मतलब मैं आपको बताऊं एनसीईआरटी का हिंदी का सिलेबस आपके आधे के आधा है, इतना है। मतलब 30 क्लास में 31 क्लास में उनका खत्म हो जाता है सिलेबस। सोच रहे हो आप, अगर सही तरीके से कोई बच्चा पढ़ ले तो 1 महीने में हिंदी खत्म है उनकी। ऐसा वाला सिनेरियो, और एकदम सिंपल हिंदी, कुछ भी मुश्किल नहीं है।
आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हो कि आप लोगों की कठिन है, लेकिन आप हिंदी के लिए अच्छे से तैयार भी हो जाते हैं, है ना? फिर वही सीबीएसई वाले बच्चे जब आपके स्टेट में आकर, है ना, स्टेट में आकर स्टेट वाले एग्ज़ाम देते हैं ना, कॉम्पिटिशन वाले, यूपीएसआई का, है ना, और सबका, तो वो लोग कहते हैं, "मैडम हमको तो हिंदी आती नहीं", क्योंकि उनको अंग्रेजी आती है, हिंदी आती ही नहीं है। वो और ज़्यादा डर जाते हैं। इसमें आपको बेनिफिट होता है बेटा, ठीक है? इसलिए हिंदी अलग है, बाकी सबका सिलेबस जो होता है, वो सेम होता है, एनसीईआरटी होता है। चलो, इनकी फेमस रचनाएं याद कर लीजिएगा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साकेत, ठीक है, यशोधरा, पंचवटी, सिद्धराज, भारत भारती, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं इनकी, और उर्मिला। सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं लिख पाएंगे, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद प्रेरणा स्रोत, यानी इनको किससे प्रेरणा मिली थी, तो इन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से प्रेरणा मिली थी, और ये द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। किस युग के कवि माने जाते हैं? द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, संस्कृत की अनिवार्य, संस्कृत की क्लास भी चलेगी। चलो, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि थे, बताओ। गुड इवनिंग बेटा जी। हम्म, आ जाइए, बताएं। और पता है 9th का सिलेबस यूपी से भी ज्यादा बिहार में है। मैं फिर आपसे, अगर मैं बिहार वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ ना, तो उनसे कहती हूँ कि तुम तो और सर्वश्रेष्ठ में आते हो। बिहार वालों की हिंदी 9th की सिलेबस इतना बड़ा है, इतना बड़ा है ना, खतरनाक वाला सिलेबस। हालांकि आपका भी है, नो डाउट। द्विवेदी युग, ऑप्शन बी इसका राइट है, ठीक है। द्विवेदी युग के लेखक थे। तो यहाँ पर 87% का है भैया। यहाँ पर ये जो 9% बच्चे का है, ए को आंसर कर रहे हैं। हम द्विवेदी युग अभी आपको पढ़ाए हैं। ये देखो, द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। तुम काहे गड़बड़ा रहे हो? चलो, अब इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। चलो, या तुम्हारा ना थोड़ा कमेंट ऑफ करते हैं, तभी तुम पढ़ोगे। ध्यान से सुनिएगा। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। गुप्त जी प्रारंभ से अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया था, किंतु वहां इनका मन नहीं लगा, अतः घर पर ही इनके शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। गुप्त जी बड़े विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। भारत सरकार द्वारा गुप्त जी को उनकी साहित्य सेवा के लिए सन सन 1954 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया, और 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया था, ठीक है। कब हुआ था? 1986 में जन्म, और 1964 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्य की बात करी जाए, तो मैथिली शरण गुप्त जी में बाल्यकाल से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्वान थी, यानी काव्य लिखने की आदत थी, ठीक है। प्रवृत्ति मतलब हम बोल सकते हैं आदत, ठीक है। इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा था। इसी कारण इनको हिंदी साहित्य के विद्वानों ने राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया था। इनकी पहली पुस्तक रंग से भंग थी, लेकिन इनकी पुस्तक भारत भारती ने इन्हें राष्ट्रीय कवि के रूप में प्रसिद्धि दिलाई थी, और ये द्विवेदी के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं, ठीक है। द्विवेदी युग कह लीजिएगा। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर आदि इनकी क्या हो गई? रचनाएं। तो इस तरह से आप इनका क्या लिख देंगे? जीवन परिचय लिख देंगे। बोलो, अब कॉपी में ये जीवन परिचय आप याद कर लोगे आराम से? बताओ, आराम से याद हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ, हो जाएगा? तुम लोग कहते हो ना मैडम इतना बड़ा जीवन परिचय कैसे लिखे, ये लिख लोगे? लिख लोगे बेटा? बहुत आसान भाषा में मैंने लिखा है, एकदम छोटी छोटी लाइंस, छोटे छोटे वाक्य रखे हैं, ताकि आप आराम से याद कर सको। कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़े। यस मैम, ठीक है, ओके। तो मैथिली शरण गुप्त का देहावसान कब हुआ था? चलो बताओ। 60 में, 62 में, 64 में और 66 में।
अच्छा एक चीज मुझे बताना बेटा, आपको अच्छे से ये कंटेंट दिख रहा है, कलर्स वगैरह दिख रहे हैं अच्छे से? ठीक है, पीपीटी में सब कुछ अच्छे से दिख रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑप्शन सी, सोनम, लवली, अंजलि, साक्षी, अंबिका, शुभम ओके कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा? सी 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 सी, है ना? तो चलो भाई, तुम कह रहे हो तो हम इसको राइट कर देते हैं, ठीक है? चलिए भैया, तो 93% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, क्या बात है भाई। चलो, राष्ट्र कवि की उपाधि से चर्चित कौन थे, यानी किसको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी? मैथिली शरण गुप्त को, सियाराम शरण गुप्त को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, या जयशंकर प्रसाद जी को? बताएं। राष्ट्र कवि की उपाधि से चर्चित हैं कौन, बताएं। क्योंकि अब मैं पंक्तियों पर जाऊंगी तो अच्छे से यहां पर हम जीवन परिचय समाप्त करके हम पंक्तियों पर आ जाएंगे फटाफट से, ठीक है? चले देखें। मैथिली शरण गुप्त। गुड, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और यहाँ पर 93.65% बच्चों ने सही उत्तर दिया है। चलिए भाई, तो अब करते हैं स्टार्ट अपनी पंक्तियां, अच्छे से सुनिएगा, बहुत सिंपल है, अगर आप सुन लेंगे तो आपको पंक्तियों के अर्थ आएंगे। अगर आपका ध्यान नहीं होगा क्लास में तो फिर आप भूल जाइए, फिर कहोगे कि मैम समझ में नहीं आया, तो ये आपका फॉल्ट होगा। सुनना ध्यान से। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी पंचवटी जो है वहां की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों मतलब होता है सुंदर, चारों मतलब क्या होता है बेटा, सुंदर, सुंदर। चंद्र मतलब चंद्रमा की चंचल किरणें मतलब जो इधर उधर फुदकती रहती हैं, है ना? खेल रही है जलथल में, बहुत सिंपल लाइन है कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। आप इसे कह सकते हो कि मैथिली शरण गुप्त जी प्रस्तुत पंक्तियों में चंद्रमा उसकी क्या नाम है, पंचवटी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में खेल रही थी, ठीक है? इस तरह से बोल देंगे। और स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, अवनी मतलब क्या होता है बेटा, पृथ्वी, अवनी का मतलब क्या है, पृथ्वी, और अंबर तल में, ठीक है? ये लाइन यहाँ नहीं आएगा, पुलक यहाँ आएगा, गलती से चला गया पुलक। तो स्वच्छ चांदनी, स्वच्छ मतलब साफ, चांदनी मतलब आपको पता है रोशनी, बिछी हुई है यानी खिली हुई पृथ्वी और अंबर तल पे, यानी आप इसको कैसे लिखोगे कि पृथ्वी और अंबर पर सफेद स्वच्छ साफ चांदनी खिली हुई है, या बिछी हुई है, या फैली हुई है। आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, फैली हुई है, सबसे अच्छा, फैली हुई है। अभी मैं एक साथ इकट्ठे बोलूंगी, ठीक है? पुलक मतलब क्या होता है, रोमांचित करना या खुश करना, हम खुश करना लिखेंगे, ठीक है? रोमांचित करना या खुश करना, खुश कर, करती है धरती, यानी धरती कैसे खुश कर रही है, हरित मतलब हरी, तृणों मतलब घास की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु, तरु मतलब क्या होता है बेटा, पेड़ भी, मंद मतलब धीरे धीरे पवन के झोंकों से। सिंपल थी पंक्ति। तो प्रस्तुत पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी पंचवटी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में खेल रही हैं, पृथ्वी और आकाश के तल पर स्वच्छ चांदनी फैली हुई है, तथा 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 धरती की हरी घास की नोकें खुश कर रही हैं, अर्थात रोमांचित कर रही हैं, और ऐसा लग रहा है मानो, ऐसा लग रहा है मानो पेड़ भी मंद मंद हवा के झोंकों में झूम रहे हो। और व्याख्या हो गई पूरी। क्लियर है बेटा, सभी को समझ में आया कैसे लिखना है,
कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी पंचवटी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में खेल रही हैं। पृथ्वी और आकाश के तल पर स्वच्छ चांदनी फैली हुई है तथा धरती की हरी हरी घास की नोकें रोमांचित कर रही हैं, अर्थात खुश कर रही, मन को खुश कर रही हैं। और ऐसा लग रहा है मानो पेड़ भी मंद मंद हवा के झोंकों में झूम रहे हो। ठीक है, सिंपल है व्याख्या। चलिए अब देखो यहाँ पर, ये देखो कितना सुंदर सा वातावरण लग रहा है ना। यहाँ पर एकदम बढ़िया सा पेड़ खिले हैं, है ना, छोटा सा तालाब है, उसमें हंस भी है। ठीक है, कितना सुंदर, आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना सुंदर था पंचवटी, बहुत ही सुंदर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना होगा। कैसे लिखोगे आप? प्रस्तुत पद हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है बेटा? मैथिली शरण जी का एक खंड काव्य है, उससे लिया गया है। ठीक है, प्रस्तुत पद हिंदी काव्य में, यानी हमारी पुस्तक हिंदी काव्य में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित, उन्होंने क्या लिखा था? एक खंड काव्य लिखा था, पंचवटी से लिया गया है। अब इसकी व्याख्या में लिखेंगे कि कवि मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में फैली हुई हैं। आगे कवि होगा यहाँ पर। आगे कवि कहते हैं कि चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी पृथ्वी और आकाश में बिछी हुई है और धरती हरी घास के नुकीले भागों से अपनी खुशियों को प्रकट कर रही है और ऐसा लगता है मानो वृक्ष भी धीरे धीरे चलने वाली वायु के झोंकों से खुशियों में झूम रहे हो। ठीक है, ये आपकी भाषा में मैंने एकदम सिंपल लिखा है, जिसको आप आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलिए, उपयुक्त पंक्तियों में किसके प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन है? तो पंचवटी के। चंद्रमा की किरणें कहाँ फैली हुई है? तो जल थल में। चारों चंद्र की चंचल किरणों में कौन सा अलंकार है? तो च वर्णों की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक पद हमारा हो गया है कंप्लीट। अब अपने दूसरे पद पर बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट पंक्तियां क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, यानी पंचवटी की छाया में। ठीक है, पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण मतलब क्या होता है बेटा? पत्ते की कुटिया। कुटीर मतलब कुटिया, की कुटिया, झोपड़ी, कुटिया बनाकर उसके सम्मुख, सम्मुख का मतलब क्या होता है? उसके पास। स्वच्छ मतलब साफ, शिला मतलब पत्थर पर, धीर मतलब धैर्य या धीरज, वीर निर्भीक मतलब बिना डरे, बिना डरे, मना मतलब मन से। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी की छाया में सुंदर पत्ते की कुटिया बनाकर श्री रामचंद्र जी और श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता जी वहां रहते हैं और उसके पास स्वच्छ पत्थर पर धैर्य धारण, मन में धैर्य धारण करे बिना डरे। आगे अभी लाइन जुड़ेगी, कोई बैठा हुआ है। ठीक है, कौन जाग रहा है? यह कौन धनुर्धर। ठीक है, जाग रहा है कौन? धनुर्धर, यानी धनुष धारण करने वाला, धनुष धारण करने वाला। ये कौन जाग रहा है? कि जबकि भुवन, भुवन मतलब क्या है बेटा? संसार, संसार भर सोता है, जबकि पूरा संसार सो रहा है। ठीक है, भोगी कुसुमायुध योगी, कुसुमायुध मतलब कामदेव, कामदेव योगी के जैसे बना दृष्टिगत होना है। ठीक है, अब इसके अंदर वो क्या कहते हैं, इसको अच्छे से समझिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी की छाया में सुंदर पत्ते की कुटिया बनाकर यहाँ पर स्वच्छ सफेद, उसके पास सफेद स्वच्छ यानी साफ शिला पर कोई वीर, ठीक है, धैर्य वीर बिना डरे मन से जाग रहा है, वो धनुर्धर कौन है? ठीक है, इस तरह से प्रश्न करना है आपको कि उसके पास स्वच्छ यानी साफ पत्थर पर धैर्य धारण किया हुआ वीर बिना डरे मन से बैठा हुआ है, वह धनुर्धर कौन है? ठीक है, जाग रहा है, वह धनुर्धर कौन है? जब आप इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको इस तरह से लिखो या फिर इस तरह से भी लिख दो कि पंचवटी की छाया में सुंदर पत्ते की कुटिया बनाकर
उसके पास सफेद शिला पर कोई वीर, कोई धैर्य धारण करके एक वीर बैठा हुआ है। इतना लिखकर फिर आप ऐसे लिखेंगे कि वह वीर पूरी रात मतलब वह धनुष धारण करने वाला वह वीर क्यों जाग रहा है जबकि पूरा संसार सो रहा है। ठीक है, ऐसे सवाल करते हुए वह लगता है जैसे कि कामदेव योगी सा वह दिख रहा है। ठीक है, जैसे कामदेव योगी अपनी शैया लगाकर, ऐसे बोलते हैं ना, एकदम बैठ जाते हैं आसन लगाकर और उस पर ऐसे अपना एक तप करते हैं, वैसे ही एक यहाँ पर लक्ष्मण जी बैठे होते हैं। बेसिकली यहाँ लक्ष्मण जी होते हैं, अगली पंक्तियों में आएगा इसका अर्थ। तो लक्ष्मण जी बैठे होते हैं, तो उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो वो इस तरह से कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी की छाया में सुंदर पत्ते की कुटिया बनाकर उसके पास स्वच्छ साफ शिला पर कोई मन में धैर्य धारण करने वाला वीर बैठा हुआ है। वह धनुर्धर या वह धनुष धारण करने वाला वीर क्यों जाग रहा है जबकि सारा संसार सो रहा है। लगता है जैसे कोई कामदेव योगी वहां बैठा हुआ हो। ठीक है, अब इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, देखिए इसमें देखो यहाँ तो तीनों को बिठाया हुआ दिखाया गया है। ऐसे रात का समय होता है, ये अभी सुबह का दिखाया गया, रात का समय होता है। सिर्फ सफेद पत्थर पर यहाँ पर लक्ष्मण जी बैठे होते हैं, बाकी पत्ते की कुटिया में श्री रामचंद्र जी और सीता जी होती हैं। तो कैसे लिखेंगे कि कवि कहता है कि पंचवटी की घनी छाया में एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ विशाल पत्थर पड़ा हुआ है और उस पत्थर के ऊपर धैर्यशाली निर्भीक मन वाला यानी बिना डरे मन वाला वीर पुरुष बैठा हुआ है। सारा संसार सो रहा है परंतु वह धनुषधारी इस समय भी जाग रहा है। यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाले कामदेव वहां योगी बनकर आ बैठे हो। ठीक है, सिंपल सी व्याख्या है, याद कर लोगे आप। चलिए, प्रहरी के रूप में किसे चिन्हित किया गया है, तो लक्ष्मण को किया गया है। शिलाखंड पर बैठे हुए लक्ष्मण को किस रूप में दिखाया गया है, तो उनको भोग करने वाले कामदेव योगी की तरह दिखाया गया है। प्रस्तुत पद्यांश की कवि एवं कविता का नाम लिखिए, तो आप लिख देंगे। चलिए, यहां तक सभी को क्लियर है, एक बार मुझे बता देंगे तो मैं अपनी तीसरी पंक्तियों पर बढ़ूं। जल्दी से बताएंगे, यहां तक सभी को क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लियर? पक्का? चले आगे। पोल आएगा बेटा, आ रहा है पोल। चलो, प्रस्तुत पंक्तियों में धनुषधारी वीर की कौन सी विशेषताओं का वर्णन किया गया है? वह आलसी और भयभीत है, वह धैर्यवान, निर्भीक, निर्भय और सतर्क है, वह केवल भोग विलास में डूबा हुआ है, वह संसार के साथ सो रहा है। चलो बताओ। क्लियर है? ठीक है, ओके, गुड। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हाँ, आलसी की तो बात कही नहीं गई है। ठीक है, केवल भोग विलास की भी बात नहीं की गई है, संसार के साथ सोया रहता है ये भी बात नहीं की गई, वे धैर्यवान, निर्भीक और सतर्क है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर 93% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। एक बच्चे ने कहा, मैं एक बार फिर से बता दीजिए, इसलिए सुन लो बेटा। कवि कहता है कि पंचवटी की घनी छाया में एक सुंदर पत्ते की कुटिया बनी हुई है, उसके सामने एक स्वच्छ पत्थर पड़ा हुआ है और उस पत्थर के ऊपर एक धैर्यशाली, ठीक है, धैर्य धारण करने वाला, धैर्यशाली, निर्भीक मतलब बिना डरे मन वाला एक वीर पुरुष बैठा हुआ है। सारा संसार सो रहा है परंतु वे धनुषधारी इस समय भी जाग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वे भोग करने वाले कामदेव योगी बनकर बैठे हुए हों, मतलब कामदेव योगी जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए, कामदेव बहुत सुंदर, सुंदरता है ना, और लक्ष्मण जी भी सुंदर थे, तो इसलिए सुंदरता के लिए उनको ऐसा लिखा। चलो, अगली पंक्तियों पे आ जाते हैं। अच्छा, साकेत नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी, बताओ। साकेत नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी?
हाँ बिल्कुल आसिफ, हम तुम्हारी बात से एकदम तैयार थे, इसीलिए हम, देखो तुमने कहा एक और पोल, तो एक और पोल आ गया। ठीक है, तो मैं एकदम तुम्हारे हृदय की सारी बातें समझ जाती हूँ। मैं बोल सकते हो कि मतलब प्रेमचंद जी को युग दृष्टा कहा जाता था, वो एक युग आगे का देख लेते थे। मैं एक हफ्ते का देख लेती हूँ आगे का। मैं सोचती हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो क्या क्या मांग कर सकते हैं, कब कब मांग कर सकते हैं, तो वो मैं पूरी कर देती हूँ। हाँ, ऐसे डिमांड्स मत रख देना जो मैं पूरी ना कर पाऊँ। चलो, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय कर दे। नहीं, मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 95.76% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चलिए अब अगली पंक्तियों पर चलते हैं। किस व्रत में है व्रती वीर ये निद्रा का यो त्याग किए। ठीक है, किस व्रत को इसने धारण किया हुआ है ना, यह वीर, कि इसने नींद को भी त्याग दिया है। नींद को भी इसने त्याग दिया है, यानी छोड़ दिया है। त्याग देने का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। ठीक है, छोड़ देना। राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। ठीक है, जो मनुष्य राजभोग यानी राजभोग यानी राजा के जैसा जीवन बिताने वाला। ठीक है, तो राजभोग यानी राज भोगने चाहिए था जिसे, कि योग्य था, वो विपिन, विपिन मतलब क्या होता है बेटा, जंगल। विपिन का मतलब क्या होता है, जंगल। जंगल में बैठा आज विराग लिए। विराग मतलब क्या होता है, वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या होता है, सन्यास। जैसे सन्यासी नहीं कोई बन जाता है, वो सन्यासी बने हुए क्यों बैठा हुआ है। ठीक है, बना हुआ है प्रहरी। प्रहरी मतलब क्या होता है बेटा, पहरा देने वाला। पहरा देने वाला, जिसका उस कुटीर में क्या धन है। वो कहते हैं जिस जिस कुटिया का वो पहरा दे रहे हैं, उस कुटिया में ऐसा है क्या, ऐसा कौन सा धन है। कुटीर मतलब कुटिया, झोपड़ी में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत, रत मतलब होता है लगा हुआ, लगा हुआ, इसका तन है, मन है, जीवन है। बहुत सिंपल पंक्तियां हैं। अब वो कहते हैं, वो प्रश्न करते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त प्रश्न करते हुए कहते हैं कि ये इस मनुष्य ने या इस धनुषधारी ने ऐसा कौन सा व्रत धारण कर रखा है कि इसने अपनी नींद तक को भी त्याग दिया है। जिसको राज भोगना चाहिए वह जंगल में आज वैरागी यानी सन्यासियों की तरह क्यों बैठा हुआ है, और उस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है जिसका ये पहरा दे रहा है, और जिसकी रक्षा में ये लगा हुआ है, और जिसकी रक्षा में यह लगा हुआ है, जिस पर ये अपना तन मन जीवन सब न्योछावर करके बैठा हुआ है। सिंपल सी पंक्तियां हैं। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं और व्याख्या। ठीक, तो यहाँ पर सीता जी अंदर बैठ सो रही होती है, तो यहाँ पर देखो एकदम लक्ष्मण जी कभी भी एकदम पहरा दिए रहते थे। दिन में जब श्री रामचंद्र जी और सब जब जाग जाते थे, तब वो जाते थे, लकड़ियां वकड़ियां लाते थे, है ना, इकट्ठा करके लाते थे ताकि खाना बन सके, और जो जरूरत होते थे कंद फूल मल, ये सारी चीजें लेकर आते थे। लेकिन रात के समय वो पहरा देते थे, बिल्कुल एकदम बोलते हैं ना, ऐसा भाई आज दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। कोई अपनी नींद छोड़ेगा कि आप भैया आप आराम करो, मैं पहरा देता हूँ यहाँ पर। पहरा क्यों देते, अगर दोनों सो जाते आराम से, लेकिन उनके साथ माँ सीता थी और वो जंगल में थे। ठीक है, तो एक स्त्री का साथ होने के लिए एक पुरुष को कितनी तपस्या करनी पड़ती है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी बहन बेटियों की रक्षा हमारे हाथ में होती है। अगर भाई सारे ये सोचे कि मेरी बहन है, सिर्फ ऐसा ना सोचकर सबको अपनी भाई मतलब बहन मानकर चले ना, तो कभी भी कोई भी बहन रात को बाहर निकलने में कभी डरेगी नहीं, है ना। ऐसा पहरा तुम भी मतलब ऐसे वीर बन सकते हो तुम चाहो तो। चलो, पंचवटी में लक्ष्मण जी कुटिया की पहरेदारी कर रहे हैं, और उनकी विशेषता का वर्णन करते हुए मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि यह संकल्प लेने वाला वीर पुरुष कौन ऐसा संकल्प लिए हुए है, कौन सा ऐसा संकल्प लिया है जिसके कारण इसने अपनी निद्रा तक का त्याग कर दिया है। जो राजा की तरह सुख भोगने के योग्य है, जंगल में आज वैराग्य लेकर बैठा हुआ है। इस कुटिया में ऐसा कौन सा अमूल्य धन है जिसकी रक्षा में इसने अपना तन मन जीवन सब कुछ लगा रखा है। ठीक है, या लगा दिया है, आप ऐसे कर लीजिएगा, लगा दिया है। ठीक है, चलो, लक्ष्मण जी ने नींद का त्याग क्यों किया, कुटिया की रक्षा करने और अपने संकल्प को निभाने के लिए। ठीक है, लक्ष्मण जी की किस प्रकार के सुखों के योग होते हुए भी त्याग कर बैठे हैं, राज की सुखों का योग होते हुए भी वैराग्य बन के बैठे हुए हैं।
लक्ष्मण जी की कुटिया में किसकी रक्षा कर रहे हैं? तो कुटिया में स्थिर अमूल्य धन रूपी श्री राम और सीता माता की रक्षा कर रहे हैं। साकेत की विषय वस्तु है लक्ष्मण और उर्मिला का त्याग, कौशल्या का त्याग, कैकई का लोभ या इनमें से कोई नहीं। चलिए, आपको याद होगा जब मैंने जीवन परिचय कराया था तो उसके अंदर स्टार्टिंग में लिखा था, मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे इसका गलत उत्तर कर दोगे तो मैं आपको बता देती हूँ। साकेत के अंदर उन्होंने उर्मिला के ऊपर ये लिखा था, उर्मिला का पूरा त्याग बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ठीक है, आगे अगली पंक्तियां देखेंगे। अच्छा, ये पंक्तियां सबको क्लियर है? ये पंक्तियां सबको क्लियर है बेटा? एक बार फटाफट से बता देंगे, मैं फिर अगली पंक्तियों पर आऊं। बताओ, ये पंक्तियां क्लियर है तो हम आगे बढ़े। क्लियर है बच्चा? एक बार मैं डाउट ले लेती हूँ, है ना, फिर हम आगे। अभी अदिति इस बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। ठीक है, मैं एक बार पता करती हूँ कौन रहा है इसका विनर, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है बेटा उत्कर्ष, मैं ये नहीं कहूंगी कौन सी किताब सही रहेगी, आपकी जो किताब है सब किताब सही है। हमें सिर्फ चैप्टर पढ़ने से मतलब है, हमें पीडीएफ से मतलब है ना। आपको हम कहीं पीडीएफ मिल जाती है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब यहाँ पर आपको सारी क्लास का हम जो जरूरी चीज होती है वो सारी चीज पढ़ा देते हैं, तो आपके पास जो बुक है वो सफिशियंट है। बस कई बार कुछ मिसप्रिंट होता है, डेट खराब होती है, कुछ होता है, तो हम वो आप मेरे नोट से मैच कर सकते हो, क्योंकि आप आपके पास एक ही तरीका है मेरे से मैच करना, पर मैं बहुत सारी चीजों में मैच करती हूँ, बहुत सारी चीजों में ढूंढती हूँ, देखती हूँ, फिर आपको सामने रखती हूँ। ठीक है, नहीं सोते थे सुनील, यही तो बात है, वो सोते नहीं थे। हाँ बिल्कुल साजिया, वो रात दिन जागते रहते थे। फिर जैसे सुबह हो गई थोड़ी सी, है ना, वो चले गया, श्री राम जी अब जग गए हैं, उन्हें पता चल गया कि वो जगे हैं, तो थोड़ी देर के लिए कहीं आराम कर लिया, थोड़ा सा ऐसे बैठ गए, ऐसे सो लिए, तो वो बस ऐसे वाला सोते थे, मतलब आधा घंटा पौना घंटा ऐसे, इतना ऐसे नहीं होता था कि पूरी पूरी रात अरे मरे जिस सो रहे हैं, त्याग करते थे। रानी, ये सीबीएसई का है बेटा, एनसीईआरटी का है। अच्छा, ऐसी बात है क्या खुशबू? मैं चेक कर लेती हूँ, अगर नहीं आया है तो मैं आपको भिजवा दूंगी। ठीक है, कामदेव किनको कहा जाता है? कामदेव वो थे जो मन में प्रेम की भावना जगाते हैं ना, उन्हें कामदेव कहा जाता है। ठीक है, जैसे इंद्र है ना, ऐसे वर्षा करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है ना सबका, तो ऐसे ही मन में प्रेम जागृत करने के लिए कामदेव हैं। चलो अब अगली पंक्तियों पे आ जाते हैं। मर्त्य लोक मालिनी मेटने स्वामी संग जो आई है। देखो अब पंक्तियां कितनी अच्छी लिखी है इन्होंने। मर्त्य लोक मतलब मृत्यु लोक, यानी ये धरती। मृत्यु लोक, मृत्यु लोक किसे कहा जाता है? संसार को, धरती को कहा गया है। ठीक है, मृत्यु लोक मलिनी मतलब पाप, मेटने मतलब मिटाने, दूर करने, मिटाने, स्वामी यानी अपने पति, स्वामी के साथ, स्वामी होगा, स्वामी संग जो आई है। तीन लोक की लक्ष्मी ने ये कुटी आज अपनाई है, तीनों लोकों की वो लक्ष्मी है जिसने ये कुटिया आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, वीर वंश की यानी वीरों के वंश की लाज थी कौन? माँ सीता। फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, तो क्यों वीर जो है वो पहरा क्यों ना दे, क्योंकि अंदर सीता जी हैं और ये जंगल है, जंगल में कोई भी आक्रमण कर सकता है, राक्षसों का वास हो सकता है वहां आसपास, तो ऐसे में कोई भी आक्रमण कर दे, तो ऐसे में हमें अपनी कुल की वधु को बचाना होगा, है ना। ऐसी सोच रखने के लिए क्यों नहीं कोई पहरा देगा। विजन देश है, विजन का मतलब क्या होता है बेटा? निर्जन, निर्जन, निर्जन का मतलब होता है जहां कोई जन ना रहे। निर्जन का मतलब जहां कोई आदमी न रहे, आदमी न रहे। ठीक है, जहां कोई आदमी आता जाता ना हो, एकदम सुनसान हो। आप सोचो, आपकी अगर फैमिली से कोई लेडी है, कोई महिला है और सुनसान रास्ते पे जा रही है, तो आप उसे अकेले जाने दोगे? कहोगे नहीं नहीं हम चलेंगे साथ में, कहोगे ना कि नहीं हम साथ में चल रहे हैं, आजकल का भरोसा नहीं है, कैसा समाज है, बोलते हैं ना हम लोग ये चीज। ऐसे ही सेम चीज, वो भी एकदम वो सुनसान जगह थी, तो उस जगह पर ऐसे बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया जा सकता था, इसलिए वो पहरा देते थे।
ठीक है। विजन देश है यानी निर्जन देश है। निशाशीष है यानी केवल रात ही रात है, चारों तरफ अंधेरा है। निशाचरी मतलब होता है राक्षस। निशाचरी किसे कहा जाता है बेटा? राक्षस को कहा जाता है। निशा मतलब होता है रात, और चरी का मतलब होता है चलने वाला, रात को चलने वाला अर्थात राक्षस कहलाता है। ठीक है। माया ठहरी यानी चारों तरफ रात ही रात है, अंधेरा ही अंधेरा है, और निशाचर यानी राक्षस है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कोई पहरा क्यों नहीं देगा? सिंपल सी बात क्वेश्चन यहाँ पर रखी गई है, तो ध्यान से सुनिएगा कि मृत्यु लोक के पाप मिटाने के लिए अपने स्वामी के संग जो आई हैं, वो तीनों लोकों की लक्ष्मी इस कुटिया को के अंदर आज विराजमान हुई है, अर्थात सीता जी को यहाँ पर कहा गया है ना। वो वीर वंश की लाज है, इसलिए वहां कोई क्यों नहीं पहरा देगा इस निर्जन देश में, जहां चारों तरफ अंधेरा है, रात ही रात है, और राक्षसों का डेरा है। ऐसे में कोई भी अपनी कुल वधु की लज्जा यानी उसको बचाने के लिए पहरा क्यों नहीं देगा? सिंपल, आप इसे अपनी तरफ से कैसे भी लिख सकते हैं बनाकर। चलिए आ जाइए। इस पद्यांश में कवि मैथिली शरण गुप्त इस बात को बताने का प्रयास करते हैं कि उसे इस कुटिया में कौन सा अमूल्य धन है जिसकी रक्षा लक्ष्मण कर रहे हैं। इस कुटी में संसार के पाप को मिटाने के लिए अपनी पति के संग जो आई है वह तीनों लोगों की लक्ष्मी सीता है, और वह आज इस कुटी में ठहरी हुई है। वह वीर वंश की मर्यादा है, फिर भला लक्ष्मण जैसे वीर उनकी रखवाली क्यों न करे। निर्जन करे पूर्ण विराम, निर्जन देश है, रात अभी बाकी है, चारों तरफ राक्षसी माया ठहरी हुई है, इसीलिए लक्ष्मण उस कुटिया के बाहर बैठकर रखवाली कर रहे हैं। ठीक है। सीता जी कुटिया में क्यों ठहरी हुई थी? तो सीता जी संसार के पाप मिटाने हेतु पति श्री राम के साथ वन में आई थी। कवि ने सीता जी को किस उपाधि से विभूषित किया है? तो वीर वंश की मर्यादा से, और तीनों लोगों की लक्ष्मी कहा है। लक्ष्मण की कुटिया की रखवाली क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें क्या है? चारों तरफ अंधेरा है, रात है, और सीता जी अंदर है। क्लियर है बेटा? एक बार फटाफट से सभी बच्चे मुझे बता देंगे, फिर मैं अगली पंक्तियों पर चलूं। जल्दी से बताएं, फटाफट से बताएंगे बेटा जी। सभी को क्लियर है, यस और नो? तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ क्लियर है? चलिए, यस बेटा, इसके अंदर यही कहा गया था कि 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 मृत्यु लोक यानी इस संसार से पाप मिटाने के लिए अपने पति के संग सीता जी वन में आई थी। ठीक है। और आज इस कुटिया में वास करने वाली थी या रहने वाली थी। वो जो सीता जी है वो तीनों लोकों की लक्ष्मी मानी जाती है। तो उन और वो वीर वंश की मर्यादा है। ठीक है। वीर वंश की वो क्या है? मर्यादा है। इसलिए श्री लक्ष्मण जी उनकी क्या कर रहे हैं? रखवाली कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं कुटिया के बाहर। ये इसका अर्थ कहा गया है। अभी सबको समझ में आ गया होगा? सबको समझ में आया है? चलिए, मैंने एकदम इजी में बता दिया, अभी सबको क्लियर होगा। और वो ये कहते हैं कि उन रक्षा कर रहे हैं, और वो जो वन है जहां कोई आता जाता नहीं, यानी निर्जन देश है, ऐसा जगह है, ऐसा देश है जहां कोई आता जाता नहीं है, रात ही रात है, और वहां पर क्या है? राक्षसों की माया है। राक्षसों की माया मतलब होता है जादू, है ना। वहां पर अब जैसे देखो क्या था कि अभी सुपर्णखा आई थी जब उनके पास, तो कैसे सुंदरी बनकर आ गई थी। ये तो राक्षस नहीं ना, है ना। उसी तरीके से जब वो आया था, रावण आया था सीता जी का हरण करने के लिए, तो क्या बनकर आया था? साधु के वेश में आया था। तो इसी को माया कहा जाता है। ठीक है। जो छल कपट करे वो माया है। तो वो कहते हैं कि चारों तरफ क्या है? निशाचरों का यानी राक्षसों की माया ठहरी हुई है। ऐसे में कोई क्यों नहीं पहरा देगा? लक्ष्मण जी है वो पहरा दे रहे हैं, क्योंकि अंदर कुटिया में कौन है? सीता जी हैं। ठीक है। अभी सबको समझ में आ गया होगा। हाँ खुशबू, मैंने बेटा बोला तो, मैं अगर नहीं आया तो अपलोड करा दूंगी। ठीक है। चलो, क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, क्या ही निस्तब्ध निशा। अब इसी को और आगे बढ़ाते हुए अब उत्तर देंगे। ठीक है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यानी चारों तरफ साफ साफ स्वच्छ चांदनी है। ठीक है। क्या ही का मतलब है कितनी, कितनी स्वच्छ चांदनी है।
है और कितनी निस्तब्ध। निस्तब्ध मतलब होता है शांत। निस्तब्ध का मतलब क्या होता है बेटा? शांत। निशा, निशा मतलब क्या है? रात। ठीक है, वो कहते हैं कितनी स्वच्छ चांदनी है और सफेद, एकदम बोल सकते कितनी शांत भरी रात है स्वच्छंद। स्वच्छंद का मतलब क्या होता है बेटा? आजाद। सुमंद यानी धीरे धीरे, सुंदर और धीरे धीरे। गंध मतलब खुशबू। निरानंद यानी बिना आनंद के। कौन दिशा? बंद नहीं अब भी चलते नियति। नियति मतलब भाग्य। नटी मतलब होता है नर्तकी। नर्तकी मतलब नाचने वाली, नर्तकी। ये जो डांस करे उसे नर्तकी कहा जाता है। कि कार्यकलाप यानी काम चलता रहता है, पर कितने एकांत भाव से यानी चुपचाप। एकांत मतलब शांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। ठीक है, एकांत हम ये भी कह सकते हैं अकेले। अब इसका अर्थ समझोगे आप। वो कहते हैं कि चारों तरफ कितनी शांत और स्वच्छ चांदनी वाली रात है। ठीक है, वहां आजाद, सुंदर, खुशबूदार मंद मंद हवा चल रही है और यह आनंद हर दिशा में फैली हुई है। ऐसी कोई दिशा नहीं है जिसमें इतनी सुंदर खुशबू और आनंद ना आ रहा हो। मतलब आप इमेजिन करो कि आप रात के समय में, चांद पूरा निकला हुआ है और आपके बगल से आपको एकदम झरने की कल कल झन 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 करती हुई आवाज आ रही है। ठीक है, सर आप इमेजिन करो, थोड़ा सा देर के लिए आंखें बंद करो और इमेजिन करो मैं जो जो कह रही हूँ। ठीक है, आपके सामने मतलब रात है, एकदम चांदनी सी रात है और एकदम चांद पूरा निकला हुआ है। आप एक गार्डन में बैठे हुए हो और उस गार्डन में छोटा सा झरना है, झरने की कल 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 करती हुई आवाज है और साथ ही साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। उस हवा में आपको फूलों की मंद मंद सी खुशबू आ रही है और आपका मन कर रहा है कितना अच्छा है, यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है। लग रहा होगा ना? अच्छा फील कर पा रहे हो आप? तो जब हम ऐसे वाले वातावरण में होते हैं, अब मैंने ऐसा ऐसा एटमॉस्फेयर फील किया है जब मैं मनाली गई थी। तो वहां पर मैंने ये सारी चीजें फील करी हैं आपने। और अगर आप गांव से हैं तो और भी अच्छी चीजें। आप तालाब के पास बैठे हैं शाम के समय या छत पर भी बैठे तो आप इसको फील कर पाएंगे, है ना? वो जो खुशबू आ रही है वो आनंद हर दिशा में फैली हुई है। ऐसी कोई दिशा नहीं है जिस वो मतलब आप उस बगीचे से उठकर कोई कोने में दूसरे कोने में चले जाओ तो आनंद तो वहां पे भी आएगा। उस कोने से उस कोने में चले जाओ तो भी वही आनंद आएगा, है ना? तो मन करता है ना एकदम टहलते रहो मजे से, एकदम ठंडी ठंडी हवा और वो रजनीगंधा की खुशबू आ रही हो। आहा, मजा आ जाएगा। ऐसा लगेगा ये रात कभी टले ही नहीं, है ना? आनंद ही आनंद है। तो यही आनंद का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि एकदम स्वच्छ चांदनी है, शांत रात है ना? स्वच्छ यानी आजाद, धीरे धीरे खुशबूदार हवा चल रही है और ये आनंद हर दिशा में फैली हुई है। ठीक है, अब और क्या है? बंद नहीं अब भी चलते हैं। और लेकिन लेकिन ये सारी चीजें शांत है। जैसे हम क्या शांत जब बैठ जाते हैं एकदम शांति से, अब हमें क्या लगता है कि सब सो रहे हैं। रात के समय आप ऐसा फील करिएगा, आप रात को अपने घर पे भी फील कर सकते हैं। छत पर खड़े हो जाना, ऐसा मत हो को देखकर कोई डर जाए, चोर 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 चोर। अच्छा, अभी यूपी में एक और वैसे एक अफवाह फैली हुई है, पता नहीं आपके यहाँ ऐसा है कि नहीं है ना? वो ड्रोन वाले चोर आ गए है ना? तो कहीं ऐसा ना हो पिट-पिटा जाओ तुम लोग। तो ऐसा फ़ील कर सकते हो कमरे में उठकर भी, ठीक है? तो आस-पड़ोस में ऐसे खड़े हो जाना थोड़ी देर के लिए, फिर घर में चले जाना, ठीक है? खड़े होकर एक बार फ़ील करना कि आपको लगेगा सब लोग सो रहे हैं, एकदम शांति-शांति है। कोई भी शोर-शराबा बिल्कुल नहीं है। आपको लगेगा कि सब रुक गया है, सब शांत हो गया है, सब सारी चीज़ें रुकी पड़ी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, भाग्य चल रहा है, कर्म यानी पृथ्वी घूम रही है ना? रात अपना समय बदल रहा है, धीरे-धीरे ढल रहा है, दिन निकलेगा, सूर्य को पता है कि अब मुझे थोड़े टाइम में निकलना है। ना तारे अपना-अपना काम कर रहे हैं, मतलब नियति अपना काम कर रही है, भाग्य अपना काम कर रही है, पर वो हमें दिखाई नहीं देता है। रात के समय जब सब शांत हो जाता है, तो वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो वो कहते हैं बंद नहीं अब भी चलते हैं, यानी कोई काम रुका नहीं है, अब भी चल रहा है। भाग्य नर्तकी की कार्यकलाप, यानी जो भाग्य नर्तकी है यानी भाग्य है वो अपना कार्य कर रही है, वो बंद नहीं है। ठीक है? और लेकिन कैसे काम कर रही है? एकांत, अकेले और शांत, चुपचाप।
हम लोग हो हल्ला मचाकर काम करते हैं, लेकिन वो एकदम शांत चुपचाप अपना काम कर रही है, ये कहा गया है। ठीक है, चल। कवि मैथिली शरण गुप्त इस पद्यांश में व्याख्या करते हुए कहते हैं कि कितनी चांदनी पंचवटी में फैली हुई है, लेकिन रात कितने सन्नाटे भरी है और सुंदर सुगंधित हवा धीरे धीरे बह रही है। ऐसे में कौन सी दिशा आनंदित नहीं है, अर्थात सारी दिशाएं आनंदित है, लेकिन नियति रूपी नर्तकी के कार्यकलाप अब भी चल रहे हैं, बंद नहीं हुए हैं। ठीक है, बल्कि नियति रूपी नर्तकी अपने काम को एकांत भाव से शांत होकर के एकदम चुपचाप होकर के कर रही है। एक तो दिक्कत ही यही है कि एक बार पेन चेंज करो तो अपने आप कलर ही चला जाता है। ठीक है, क्या कर रही है कि जो नियति रूपी नर्तकी है, नर्तकी मतलब नाचने वाली, ठीक है, अपने काम को एकांत भाव से शांत होकर के एकदम चुपचाप कर रही है। अब सही हो, ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी सही से व्याख्या। पर ये मैंने इसके अंदर ना और भी कठिन व्याख्या थी, अगर आपकी बुक से उठाओ या कहीं से और भी व्याख्या उठाओ तो ये बहुत कठिन थी, पर मैंने ना इसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में उठा कर रखा है, मतलब बोलते हैं ना ट्रांसलेट करना, वैसे मैंने आप लोगों लिए करा है ताकि आप लोग एकदम आराम से याद कर पाओ। और देखो इसी वजह से आपको छोटी व्याख्या भी दिख रही होगी, दिख रही है ना, तो ऐसे आप याद करोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अर्थात सारी दिशाएं आनंदित है, लेकिन नियति रूपी नर्तकी के कार्यकलाप यानी कायाकल्प यानी अपना जो काम है वो सारा काम कर रही है, अभी भी चल रहे हैं, बंद नहीं है। नियति रूपी नर्तकी अपने काम को एकांत भाव से शांत होकर एकदम चुपचाप कर रही। क्लियर है बेटा, अभी सबको क्लियर है? चलिए, पंचवटी में किसकी सुंदरता चारों तरफ फैली हुई है? तो पंचवटी के दूर दूर तक चांदनी का सौंदर्य फैला हुआ है। वायु का चित्रण किस रूप में हुआ है? स्वतंत्र चाल और मंद मंद। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? तो शांत रस है, क्योंकि शांति की बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कवि ने नियति को किस रूप में चित्रित किया है? शोरगुल और अशांति फैलाने वाली, एकांत में चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने वाली, केवल दुख और बाधाएं देने वाली, सब दिशाओं में आनंद रोक देने वाली शक्ति। बताओ। पोल 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 आ गया पोल, चलो बताओ। क्लियर है, ठीक है। ऑप्शन बी। ठीक है, देखा जाए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, हाँ, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एकांत में चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने वाली शक्ति। 92.18%, वेरी गुड। अगली पंक्तियों पर आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान से अब सुनिएगा। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। अब वसुंधरा का मतलब क्या होता है बेटा? धरती। वसुंधरा का मतलब क्या होता है? धरती। धरती क्या कर दे रही है? बिखेर दे रही है मोती, लेकिन मोती रूपी तारों की बात की गई है, मोती रूपी तारे। ठीक है, यानी जो धरती है वो तारों को क्या कर दे रही है? तारे बिखेर दे रही है, मतलब धरती पर अब चारों तरफ क्या है? तारे बिखर गए हैं, फैल गए हैं। सबके सोने पर, जब सब सो जाते हैं तो मोती निकलते हैं, मतलब तारे निकल रहे हैं। ठीक है, रवि बटोर लेता है, रवि फिर उसे आकर यानी सुबह होते ही उसको बटोर लेता है और क्या कर देता है? देखो कितनी अच्छी लाइंस लिखी है, रवि बटोर लेता है। बटोर लेने का मतलब क्या होता है? इकट्ठा कर लेना, इकट्ठा कर लेना। कर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर। और जो सूर्य है, रवि का अर्थ भी लिख दे रही हूँ, सूर्य, और जो सूर्य है वो क्या कर लेता है? क्या उन मोतियों को इकट्ठा कर लेता है सुबह हो जाने पर।
और विरामदायिनी, यानी सूर्य को विराम कौन देता है, यानी सूर्य को विराम कौन देता है, विराम मतलब एकदम आराम कौन दिलाता है, संध्या, यानी जब शाम होती है। ठीक है, तो विरामदायिनी और आराम देने वाली, ठीक है, उसे हम विरामदायिनी कहते हैं। तो कहते हैं आराम देने वाली, यश मतलब रो दम बोलते ना, विराम, अब आपका काम खत्म हुआ, मेरा काम आ गया, ऐसा। तो और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, वो सारे मोतियां उठाता है, ठीक है, इकट्ठा कर लेता है और रखता है अपने पास छुपा कर, और क्या कर लेता है, छुपा के रखता है, और संध्या को जब उसको विराम मिलता है कि अब थोड़ा सा वो आराम कर ले, तो वो किसको दे देता है, संध्या को दे देता है कि तो अब तुम ले लो, ठीक है, संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है, और फिर क्या होता है, एकदम शून्य, एकदम एकांत साफ में उसका फिर से एक नया रूप दिखाई देता है, किसका, संध्या का। आप कभी कभी देखना, संध्या के समय में छोटे 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 तारे दिखाई देते हैं, दिखते हैं ना, कभी आप देखिएगा, जब पूरी तरह से सूरज डूबा नहीं होगा, बस ऐसा लग रहा होगा कि अब डूब रहा है, थोड़ी थोड़ी रोशनी बाकी होगी, और उस आसमान में आप देखोगे तो छोटे छोटे तारे आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। शहरों में दिख जाते हैं, गांव में तो आराम से दिख जाएगा, आप देखिएगा आपको छोटे छोटे वो तारे दिखने लग जाएंगे। तो यही बात इसमें उन्होंने कही है कि वसुंधरा मतलब बिखेर देती है मोती, यानी मोती रूपी तारों को सबके सो जाने पर, और सूर्य सुबह होने पर उसको बटोर कर इकट्ठा कर लेता है, और विरामदायिनी यानी विराम देने वाली संध्या को दे देता है, और वही संध्या उस मोती रूपी तारों को पाकर एक नए रूप में दिखाई देती है, ठीक है, एक नए रूप में दिखाई देती है। सिंपल, क्लियर है। चलिए एक बार इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी प्रकृति का चित्रण करते हुए कहते हैं कि पृथ्वी सब के सो जाने पर तारे रूपी मोतियों को पूरे आकाश में बिखेर देती है। सूरज रोज सवेरा होने पर उन तारे रूपी मोतियों को बटोर कर इकट्ठा कर लेता है, और जब शाम होने पर आराम देने वाली संध्या रूपी सुंदरी को अपनी उन मोतियों को देकर कि चला जाता है, और सुन है तो तो शून्य श्याम शरीर वाली संध्या उन मोतियों को पहनकर नए रूप में दिखाई देती है। क्लियर है बेटा। चलिए, प्रातःकाल होने पर मोतियों को कौन बटोर कर ले जाता है, तो सूर्य। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को कहा गया है, ठीक है। आ जाइए, अगली पंक्तियों पर आ जाए। क्लियर है बेटा, क्लियर है, एक बार सभी बच्चे मुझे बताएंगे। हम्म, ओके, अब आ जाते हैं अपनी अगली पंक्ति पर, इसको भी देख लेते हैं। सरल तरल जिन तहुनी कणों की हर्षित हस्ती हर्षित होती है, इसका अर्थ क्या है जरा देखते हैं। यहाँ पे भी प्रकृति की सुंदरता का वर्णन है। सरल मतलब सीधी, तरल मतलब जो बहने वाली हो, है ना, पानी तरल होता है, तरल तरल पदार्थ मतलब जो पानी जैसा हो, जो बह सके, गिर सके। जिन तुहिन कणों में, तुहिन मतलब कह सकते हो आप कठोर कणों से, कठोर कणों से हस्ती हर्षित होती है, क्या होती है, हंसती है, खुश होती है। अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं में से रोती है। अति आत्मीय प्रकृति मतलब अपनी आत्मा को प्रकट करते हुए प्रकृति भी क्या करती है कि हमारे साथ रोती है। मतलब ऐसा कभी कभी हमने फील किया होगा कि जब हम दुखी होते हैं तो प्रकृति भी जैसे हमारे साथ रो रही है, हमारे साथ दुखी हो रही है, ठीक है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड, अदय मतलब क्या होता है, एक देखो, अदय मतलब बिना दय किए, निर्दय, निर्दय, अब मैं निर्दय लिखूं फिर उसका भी अर्थ पूछोगे तो मैं अदय का मतलब लिख देती हूँ, बिना, ठीक है, सिंपल अर्थ लिख रही हूँ। वैसे अदय का मतलब होता है निर्दय, ठीक है, निर्दयी। अनजानी भूलों पर जब हम क्या करते हैं, प्रकृति का गलत उपयोग कर लेते हैं, प्रकृति को हानि पहुंचाते हैं, तो वो हम पर दया नहीं करती है, वो हमें दंड देती है, ठीक है। पर बूढ़ों को भी वह बच्चों सा सदैव भाव से सेती है, सेती है मतलब पालती है, पालन पोषण करती, ठीक है। पर बूढ़ों की तरह वो क्या करती है, बच्चों को यानी हमको दया भाव से, दया भाव से दया भी दिखाती है,
ठीक है, दया भाव से हमें पालती भी है। यानी प्रकृति को जैसा आप दोगे वही आपको वो देगी। अगर आप उसे प्यार दे रहे हो तो वो आपको प्यार देगी, अगर आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हो तो वो भी आपको नुकसान पहुंचाएगी। जैसे अभी आप देख रहे हो कितनी सारी आपदाएं आ रही है क्योंकि हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो प्रकृति बहुत सरल सीधी दिखाई देती है, हमको हर्षित करती है, आनंदित करती है, हमारे दुखों में रो लेती है, लेकिन जब उसको आप हानि पहुंचाते हो तो वो हमको क्या करती है, बिना दया किए हमको क्या करती है, दंड भी देती है और बूढ़े की तरह अपने बच्चों को दया भाव से पालती भी है। ठीक है, ये कहा गया है इसमें। चलिए, कवि मैथिली शरण गुप्त जी प्रकृति मानव के प्रति कैसा व्यवहार करती है, इसका सजी सजीव होगा सजीव सजीव वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रकृति जिन और सरल, हाँ हाँ ठीक है, प्रकृति जिन ओस की सरल तरल कणों से अपनी खुशियों को व्यक्त करती है, इसी बूंदों के कणों के द्वारा हमारे साथ अत्यधिक अपनापन रखने के कारण रोती भी है ना। जैसा लगता है ना, इस ओस की जो किरणें पड़ती है तो जैसे होता है कि हमारे साथ वो भी रो रही है। प्रकृति अनजाने भूलों पर भी, ये भूल होगा, भूलों पर भी हमें निर्दय होकर दंड तो देती है, लेकिन वे बूढ़ों का भी बच्चों की तरह पालन पोषण करती है। अर्थात कवि का कहना है कि हम जिस तरह से प्रकृति के साथ व्यवहार करते हैं, प्रकृति भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करती है। ठीक है, अगर आप उसे प्यार देते हैं तो वो आपको प्यार देती है, अगर आप उसको गलत हानि पहुंचाते हैं तो आपको भी हानि पहुंचाती है। कवि के अनुसार प्रकृति अपनी खुशियां किस प्रकार व्यक्त करती है, तो अपनी खुशियां सरल बूंदों से व्यक्त करती है। और प्रकृति हमें किस प्रकार दंड देती है, तो निर्दय होकर, बिना दया दिखाकर। कवि ने प्रकृति के किस स्वरूप को दर्शाया है, केवल प्रसन्न और सुखकारी, केवल कठोर और दंड देने वाला, कभी प्रसन्न कभी दुखी, कभी कठोर कभी दयालु, केवल करुणामय और दयालु स्वरूप। चलिए आंसर करिएगा आप लोग बेटा फटाफट से। सिर्फ 2 व्याख्या और बची है, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम्म, तो कभी प्रसन्न कभी दुखी कभी कठोर और कभी दयालु स्वरूप कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 92.97%, वेरी गुड। सभी बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है इसका मतलब, बहुत अच्छी बात है। चलिए लास्ट 2 और पैराग्राफ्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, यानी 13 वर्ष अब बीत चुके हैं। क्या हो गए हैं, 13 वर्ष अब क्या हो चुके हैं, बीत चुके हैं। ठीक है, बीत चुके, पर है मानो कल की बात, पर ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तार। आर्त मतलब होता है ना, आर्तवर्त, यानी जो जैसे तात, मैं पहले आपको बता दूं, तात मतलब पिताजी। पिताजी क्या हो गए थे, हमें आता देखकर दुखी होकर क्या हो गए थे, अचेत हो गए थे, यानी बेहोश हो गए थे। ठीक है, अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, यानी अब मतलब 13 वर्ष बीत गए, 14 वर्ष बीतने ही वाले हैं। ठीक है, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। तो अब यहाँ पर वो कौन ये सोच रहा है, लक्ष्मण जी सोच रहे हैं। लक्ष्मण जी क्या सोच रहे हैं कि अब 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 14 वर्ष पूरे होने वाले, मतलब 1 साल और बचा है। और ऐसा लगता है जैसे अभी कल की ही बात है, अभी हम कल ही आए थे जब पिताजी हमारी आने की बात सुनकर क्या हो गए थे, अचेत, यानी मूर्छा पाकर, यानी बेहोश हो गए थे। हमारे आने से दुखी होकर क्या हो गए थे, बेहोश हो गए थे। अब तो समय आ गया है, निकट पूरा हो रहा है, मतलब अवधि समाप्त हो रही है, हम घर जाने को हैं और ये कितना बड़ा दिन होने वाला है। ठीक है, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की, मतलब अब इससे बढ़कर कौन से धन की प्राप्ति हमें होगी। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर सोच रहे हैं।
कवि मैथिली शरण गुप्त जी 13 वर्ष के वनवास बीत जाने पर लक्ष्मण क्या सोचते हैं, इसका बहुत ही सजीव वर्णन किया है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कल की ही बात है जब जंगल में आते देखकर पिताजी दुख से अचेत हो गए थे, और लेकिन अब वह समय निकट आ गया है जब हमारे वनवास की अवधि पूर्ण होगी, परंतु मुझे इसे वनवास से बढ़कर और किस धन की प्राप्ति हो सकती है। मतलब ये जो पूरी होगी हम जब जाएँगे, लेकिन वनवास से हमने बहुत कुछ सीखा है ना? ये हमें बहुत कुछ सिखाई और हमें बहुत बड़ा धन दी है। धन का मतलब क्या था? जब इन्हें वनवास मिला था, तो वनवास में इन्होंने बहुत सारे राक्षसों का वध करा था, बहुत लोगों को न्याय दिलाया था, बहुत लोगों के ये क्या बन गए थे? प्रिय बन गए थे, है ना? तो इससे बड़ा क्या आपको मिलेगा? जैसे आप किसी आंदोलन पर निकलो, ठीक है? आप आंदोलन से पहले आपको कोई नहीं जानता था, लेकिन जब आप आंदोलन पर निकले तो आपको बहुत सारी समस्याएँ आई, बहुत सारे दुःख हुए, तो आपको लगा कि घर चल दिए थे शायद, है ना? लेकिन जब उस आंदोलन में गए तो आप लोगों ने गरीबों की मदद करी, निसहाय जो लोग थे उन लोगों की मदद करी, और जब वो सबकी मदद करने के बाद आप उनके राजा बन गए, आप वापस लौट कर आओगे तो आपको खुशी होगी ना कि ये आंदोलन से मुझे कितना फ़ायदा हुआ, मतलब लोग मुझे कितना प्यार दे रहे हैं। आपको पता है श्री रामचंद्र जी थे वो राजा रामचंद्र थे। लेकिन जब वो वनवास नहीं गए थे तब, लेकिन जब वो वनवास जाकर वापस लौटे थे तो पता है वो क्या बने थे? पुरुषोत्तम श्री राम बने थे, यानी पुरुषों में भी उत्तम बने थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जब उनका नाम पूरा लिया जाता है तो इस तरह से लिया जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। लेकिन पहले वो केवल श्री राम थे जब वो वनवास नहीं गए थे, और जब वनवास से जब वो लौटे ना तो उनके नाम के आगे ये लग गया था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मर्यादा का पालन करने वाले पुरुषों में उत्तम थे वो श्री राम, है ना? तो जब कोई इंसान मुश्किलों में बाहर निकलता है, काम करता है, तभी कुछ निखर कर बनकर आगे आता है। अन्यथा क्या हो जाता है? कुछ नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर यही बात लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि जो वनवास हमें मिला था, ये किसी बड़े धन से कम नहीं था। इसने तो हमें बहुत कुछ दे दिया है। ठीक है? यही बात इसमें कही गई। पद्यांश के अनुसार वनवास के कितने वर्ष बीत चुके हैं? 13। वनवास जाते समय राम, सीता और लक्ष्मण को देखकर दशरथ की क्या दशा हो गई थी? वह अचेत हो गए थे, यानी वो अपनी क्या बोलते हैं ना, मूर्छा आ गई थी उन्हें, वो बेहोश हो गए। चलिए बताइए, क्लियर है? तो मैं अपनी अंतिम पंक्तियों की तरफ चलूँ। हुँ। ओके, ओके बेटा जी, चलो बताओ। क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। हुँ, क्लियर, क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अंतिम पंक्तियाँ देख लेते हैं बस, लास्ट है, इसके बाद चैप्टर भी समाप्त है। और आर्य आर्यवंशज थे, है ना? तो आर्य को राज्यभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे। यानी अब यहाँ पर राम जी के बारे में सोच रहे हैं श्री राम, लक्ष्मण जी, वो कहते हैं कि आर्य को, यानी इस समाज को, इस राजगद्दी को श्री राम जी अब धारण करने वाले हैं, ठीक है? व्यस्त रहेंगे, और जब प्रजार्थ यानी प्रजा के लिए, प्रजार्थ का मतलब होता है प्रजा के लिए, प्रजा के लिए धारण करेंगे। क्या धारण करेंगे? राजगद्दी, ठीक है? तो इसमें वो व्यस्त हो जाएंगे, है ना? व्यस्त रहेंगे यानी एकदम खोए रहेंगे, उसी काम में रहेंगे। हम सबको भी मानो विवश बिसराएंगे। विवश मतलब ना चाहते हुए भी भूल जाएंगे, ठीक है? भूल जाएंगे, भूल जाना। क्या कहते हैं कि प्रजा की रक्षा करने के लिए, प्रजा का पालन पोषण करने के लिए वो हम तक को भी भूल जाएंगे, ठीक है? कर विचार लोक पर उपकार, लोक का उपकार करने के लिए, ठीक है? उपकार मतलब उनका हेल्प करने के लिए, ठीक है? का हमें ना इससे होगा शोक, पर हमें इससे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर श्री रामचंद्र जी लोगों का क्या कर रहे हैं? उपकार ही तो कर रहे हैं, लोगों का भला ही तो कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई दुख तो नहीं होगा। लेकिन मेरी एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि पर अपना हित अपना नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक? क्या अपना कल्याण खुद स्वयं नहीं कर सकता है? इसे हमेशा किसी राजा की ज़रूरत क्यों होती है? ये अपना हित खुद से क्यों नहीं कर सकता है ना? सिंपल सी बात है। ये आपको भी इस बहुत बड़ी सीख दे रही है कि जीवन में हमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हमें ये क्यों लगता है कि हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी और के पास है। हम उसका सॉल्यूशन खुद क्यों नहीं ढूँढते हैं? हम क्यों किसी दूसरे को साथी बनाना चाहते हैं? हम खुद से उस लड़ाई को क्यों नहीं लड़ सकते हैं?
है ना? तो यहाँ पर ये बात लक्ष्मण जी कहते हैं कि पर अपना हित यानी अपना कल्याण मानव खुद क्यों नहीं कर सकता है? उसे क्यों किसी राजा की ज़रूरत होती है? अपना नहीं कर सकता है यह नरलोक, नर नर मतलब आदमी, लोक मतलब क्या? तो अर्थात समाज या पृथ्वी लोक इसको कह सकते हैं। है? चलिए 14 वर्ष का समय समाप्त होने वाला है और लक्ष्मण जी के मन में कुछ विचार आते हैं। लक्ष्मण जी के उन विचारों का वर्णन करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को राज्यभार मिल जाएगा तो वह इस प्रजा का हित के लिए ही धारण करेंगे और वह प्रजा के हित में व्यस्त रहेंगे। हम सबको भी मानो प्रजा की भलाई की व्यवस्था के कारण भूल जाएंगे, लेकिन वह लोगों का उपकार कर रहे हैं या प्रजा का हित कर रहे हैं, हमें इस बात से तनिक भी दुख नहीं होगा। लेकिन अपना हित अपने आप क्या यह नरलोक नहीं कर सकता? अर्थात यदि मनुष्य चाहे तो अपना हित स्वयं कर सकता है। हित मतलब होता है कल्याण। ठीक है? लक्ष्मण जी के अनुसार श्री राम राज्य के किस उद्देश्य से संभालेंगे? प्रजा के हित के लिए। लक्ष्मण जी को किस बात का दुख क्यों नहीं होगा? क्योंकि श्री राम जी प्रजा का हित कर रहे होंगे, यही उनका सच्चा कर्तव्य है। लक्ष्मण जी के अनुसार उनका हित कौन कर सकता है? वह स्वयं कर सकता है। क्लियर है? एक बार सभी बच्चे मुझे बता देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है और उसके बाद आपका चैप्टर समाप्त भी। क्लियर है बेटा जी? एक बार फटाफट से सभी बच्चे मुझे बता देंगे। क्लियर है? ओके। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्य समाज के बारे में क्या विचार प्रकट किया है बताएं। समाज की भलाई केवल राजा पर निर्भर करती है, राजा का कार्य केवल अपने सुख के लिए होता है। मनुष्य समाज अपनी भलाई स्वयं कर सकता है, केवल राजा पर आश्रित रहना आवश्यक नहीं है। प्रजा को हमेशा राजा को भूल जाना चाहिए। चलो बताओ। क्लियर है? ठीक है। हम्म। चलिए देखिए। हाँ, डाउट लेती हूँ खुशी बेटा। मनुष्य समाज अपनी भलाई स्वयं कर सकता है, केवल राजा पर आश्रित रहना आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट। 91.93% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब आपको इस कविता का शीर्षक और सारांश खुद ब खुद लिखना है। ठीक है? तो ये मैंने आपको दिया है, ये काम आपका लेकिन होमवर्क का भी है। ठीक है? इसे आप होमवर्क पे खुद से लिखेंगे ईमानदारी से। मेरे आंसर को उठाकर कॉपी पेस्ट नहीं करना है, खुद से लिखेंगे। ठीक है? सिर्फ ये इसलिए दिया है ताकि आपको चैप्टर समझ में आया है या नहीं आया, बस इसके लिए है। ठीक है? चलिए बाकी टीपीपी के क्वेश्चंस लगाइएगा। ये क्वेश्चन आप लोग ओरली यानी मौखिक रूप से इसका आंसर खुद से सोचिएगा क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। क्लियर है बेटा जी? चलिए तो यहाँ पर और जिम आप बहुत अच्छा पढ़ाती, थैंक यू सो मच बेटा। सौरभ मैम हिंदी में कविता लिखना था उसमें। सौरभ बेटा मैंने अभी बताया कि मुझे थोड़ा-सा ना यहाँ पर नहीं पता है, इस बारे में मेरे को अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। मैं एक बार पता करके पक्का बताऊँगी, ठीक है? वो टीम हमें बताती है ना कि भई कौन फर्स्ट रहा, क्या रहा, तो मैं एक बार पूछ के बता दूँगी आपको, ठीक है? सृष्टि बेटा प्रश्न उत्तर नहीं लिखने हैं, मैंने आपको बताया, बस आपको वो सारांश लिखना है खुद से। सत्यम बेटा गद्य की व्याख्या, अच्छा गद्य की व्याख्या लिखने में प्रॉब्लम होती है। गद्य की व्याख्या तो सबसे आसान होती है बेटा। अभी गद्य का चैप्टर आएगा ना तो उसमें सिखाऊँगी कैसे करते हैं, ठीक है? याद मुझे दिलाना, वैसे मैं खुद से बता दूंगी कि गद्य में हम व्याख्या कैसे लिख सकते हैं। चलो। ये तो सुमित एकदम गलत है बेटा। ये 2003 में मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु नहीं हुई थी, तो ये गलत है।
अस्मिता बेटा बैकलॉग कवर करना है आपको। देखो हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, आप उस रिकॉर्डेड क्लास को उठाकर देखो, एक्स्ट्रा टाइम निकालो, उसको करो। ठीक है, मैंने मैराथन कराई थी यूट्यूब पर, उसको आप देख सकते हो, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी आप चाहें तो मैं मतलब रिकॉर्ड, लेकिन आप रिकॉर्डेड ही देखते हैं। वाईटी पर भी मैं एक बार रिपीट करा रही होती हूँ। जैसे जिन बच्चों का बैकलॉग रह गया है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, जिनके चैप्टर्स छूट गए हैं, आप उसे थोड़ा सा उसकी स्पीड बढ़ाइए। जो चैप्टर आपको लगता है छोटा है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर उसको सुनिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कंफर्टेबल आप सुनकर आंसर कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, तो स्पीड पर आप रेगुलरली पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, आप एक एक्स्ट्रा टाइम निकालिए कि इस टाइम पर मुझे अपना बैकलॉग यानी चैप्टर कंप्लीट करना है। जैसे कि अगर आप किसी दिन स्कूल नहीं जा रहे हैं या स्कूल स्किप कर रहे हैं, तो उस दिन कोशिश करिए कि आप लगभग हर सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक कवर कर ले। ठीक है, जैसे आप सोचते हैं ना कि आधे घंटे, अगर नहीं सारे सब्जेक्ट कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट 3 चैप्टर तो आप कवर कर ही ले। ये ही बहुत अच्छा तरीका होता है। इसी तरीके से आप अपने बैकलॉग कवर कर पाएंगे। थैंक यू बेटा। वेट बेटा, आपको संस्कृत जो है वो मोकिम सर पढ़ाएंगे। ठीक है, कल्याण होगा। कल्याण का मतलब, कल्याण मतलब होता है ना अपना भला होना। कल्याण मतलब भला। ये रानी बेटा आपको सर ही बता पाएंगे इसके बारे में। ठीक है, हित का मतलब कल्याण, कल्याण का मतलब भला होता है। क्या है, अनन्या। ओके भूमिका, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। आप सबसे ज्यादा नोट कराते हो, हिंदी नोट करने वाला चैप्टर ही है बेटा। अब एक सिंपल सी बात है, बायोलॉजी में आप थोड़ा सा भी लिख लोगे। एसएसटी भी लिखने वाला चैप्टर है। मैं ये नहीं कहूंगी, आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मैडम सिर्फ हिंदी। हाँ, मैंने आपको एक बस एक कारण बताया कि एसएसटी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी का सिलेबस बहुत छोटा होता है बेटा, बहुत छोटा, मतलब छोटा भी और इजी भी होता है। मैं बहुत भली भांति जानती हूँ। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। आप अगर क्षुतिज और कृतिका की बुक उठाकर देखोगे ना, तो आपको कहोगे अरे ई का है। उनके में गद्य पद्य के कौनो प्रश्न नहीं आते हैं, कुछ नहीं पूछा जाता। इनकी कौन सी रचना, जीवन परिचय, हेन तेन कुछ नहीं पूछते हैं वो लोग। छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं। एक आध जगह अगर मुश्किल शब्द आ गए, तो वो लोग तो हाय हल्ला मचाने लगते हैं, मैडम इसका अर्थ क्या होता है, हमको तो आता नहीं, एकदम अंग्रेजी मीडियम का। इससे हम ये सोचते हैं भारत के ही बच्चे हैं, पढ़ाते सच्ची बता रहे हैं तुमको, हमको लगता ही नहीं भारत के बच्चे हैं। हाँ, यूपी के अंदर जो सीबीएसई को फॉलो करे ऐसे स्कूल भी होते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल होते हैं ना, वो फिर भी बच्चे थोड़ा बहुत समझ जाते हैं, क्योंकि यूपी से हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ वाले जो बच्चे हैं ना, वो हिंदी फिर भी समझ जाएंगे, क्योंकि हमारी लोकल लैंग्वेज ही हिंदी है। मतलब भारत को ऐसा बांट दिया गया है, जबकि होना नहीं चाहिए। सबकी भाषा हिंदी है भैया। अभी पता नहीं क्या हो गया है कि सब कह रहे हैं हमारे राज्य में रहो तो हमारी ही भाषा बोलो। ऐसा का है, भारत की कोई एक यूनिक भाषा थोड़े ना है। राज्य ने निर्धारित कर दिया है कि हम यही हिंदी बोलेंगे, ये लोग मराठी बोलेंगे, ये बांग्ला बोलेंगे, ये फलाना बोलेंगे, ढिमकाना बोलेंगे। अरे भैया, जिसको जो पसंद है वो बोलेंगे, है कि नहीं। चल, एक बार सेवेंथ वाला मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, बच्चे ने बोला है, फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, और नोट तो करना पड़ेगा। अभी तुम कुछ भी नोट नहीं कर रहे हो बेटा, अभी तो आप, मैं डरा नहीं रही, सच्ची में आप बिल्कुल नहीं डरा रही। आप 9th पे हो, धीरे धीरे आपकी एज बढ़ेगी ना, आपको आदत पड़ने लगेगी। 11th में जाओगे ना, 10th फिर भी ठीक है, 10th फिर भी ठीक है। 11th में अगर तुमने आर्ट्स वाला पोर्शन लिया ना, तो सिर्फ लिखना ही होगा। ठीक है, चलिए। सरल तरल जिन तहुनी कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं में रोती है। ठीक है, तो इनको हम ना ओस के कण कर देते हैं, ये ज्यादा अच्छा होगा। ओस, ओस के कणों से। हाँ, वो कहते हैं कि जो धरती है, धरती अपने हस्ती हर्षित होती है, यानी अपने कणों से, अपने ओस के कणों से खुश करते हुए मतलब खुश करते हुए बरसती है। जैसे आप हर्षित होती है, खुश होती है, जैसे हम खुश होते हैं तो क्या होते हैं, हंस देते हैं। वैसे जब धरती या प्रकृति खुश होती है, तो जैसे ओस की बूंदें गिरती है, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे खुश हो रही हैं।
वो यही कह रहे हैं कि अपनी सरल यानी सीधी और ओस की बूंदों से अपनी खुशी प्रकट कर देती है और प्रकृति कभी-कभी हमारे साथ रो भी लेती है ना? पर जब वो क्या है कि बिना दया के यानी निर्दय होकर हमें दंड भी देती है जब हम कुछ गलत करते हैं और क्या होता है जब लेकिन कभी-कभी वो क्या करती है बूढ़ों को भी बच्चों जैसा जो बूढ़े हो गए उनको भी बच्चे जैसा प्यार दे देती है, दया के साथ। ठीक है? ये कहा गया है इस चलिए। तो एक बार सभी बच्चे बता दें कि चैप्टर क्लियर है? लीडर बोर्ड आज का दिखा देते हैं। सागर, साक्षी, अमन, अंकिता, रागिनी, यश, यूपी, विष्णु एंड बीबीस और फिर यहाँ पर सुनील कुमार। बहुत बहुत चलिए कंग्रेचुलेशन। मैडम आप अपनी फोटो पोस्ट करिएगा। कौन सी फोटो शकुंतला? अच्छा शिखा आप। यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गई, तुम आपस में बातें करते हो मेरे नाम भी लिख लिख कर। सही है, ठीक है। हाँ कंगारुलेशन, हम कॉन्ग्रेचुलेशन को बोलते हैं कंगारुलेशन। ठीक है तो तुम लोगों को कंगारुलेशन। ओके ठीक है। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे, खुश रहे और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। मिलेंगे हम एक नई चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।